जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 24। अब आगे गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। अबीर ड्राइविंग कर रहा था और उसके बाजू में त्रिपाठी जी बैठे थे। तो वही निमृत और सिमरन पीछे की सीट पर थी। खामोशी कार में फैली हुई थी। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे बात करने के लिए। निमृत खिड़की से बाहर देख रही थी। अपना शहर पीछे छूटता जा रहा था और अनजान सड़कों पर वह मानो अपना भविष्य तलाश रही हो। सिमरन को नींद आने लगी तो वह उसकी गोद में सिर रखकर सीट पर लेट गई। निमृत ने एक नज़र सिमरन को देखा और उसके सिर पर हाथ रख लिया, मानो कह रही हो कि चाहे जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना आ जाए, वह अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसके ऊपर उसका हाथ हमेशा रहेगा। निमृत बेटा, थकान हो रही होगी, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। त्रिपाठी जी बोले। नहीं पापा, नींद नहीं आ रही है, निमृत ने कहा और वापस से बाहर देखने लगी। अबीर की नज़र बैक मिरर पर गई जिसमें निमृत का चेहरा दिखाई दे रहा था। जानता हूं मैं कि तुम दुखी हो, परेशान हो, गलत तुम्हारे साथ भी हुआ है, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस रिश्ते के कारण, खासकर तुम्हारे कारण, मेरे साथ कितना ज्यादा गलत हो चुका है। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? क्यों आए हम लोग दिल्ली तुम्हारे पापा से मिलने? नहीं आना चाहिए था, मुझे तो कम से कम नहीं आना चाहिए था। अगर नहीं आता तो ये सब नहीं होता। जैसी भी होता पापा संभाल लेते, पर कम से कम मेरे पैरों में ये बेड़ियां तो ना डाली गई होती। अबीर ने खुद से ही कहा और वापस से मिरर में देखा तो पाया कि निमृत ने आंखें बंद कर ली है और सीट से सिर टीका लिया है। कितना भोला और मासूम चेहरा है। जो भी देखे उसे तुमसे प्यार हो जाए, पर मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर करे उससे नफरत होती है मुझे। जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने सपनों का टूटना नजर आता है। जब भी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ मुझे अपनी हार दिखाई देती है। तुम्हारा मेरे जीवन में आना ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, मेरे सपने से दूर ले जा रहा है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा निमृत, कभी भी नहीं। क्योंकि यह बात मैं नहीं भूल सकता कि अगर मेरा खेल छूटता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। अगर मैं बॉक्सिंग में अपना नाम नहीं कर पाऊंगा तो उसका कारण सिर्फ तुम होगी। क्योंकि भले पापा कुछ भी कहते रहे, पर मैं जानता हूँ घर पहुँचते ही मुझे मजबूर किया जाएगा तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए। मुझे मजबूर किया जाएगा कि मैं अब कुछ कमाऊं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। मुझे मजबूर किया जाएगा तुम्हारे साथ समय बिताने को, तुम्हें अपने जीवन में शामिल करने को, और इन सब के चलते मैं कभी भी बॉक्सिंग पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। कुशल सर सही कहते थे कि लड़कियों से और सभी प्रकार के नशों और शौक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। उनकी बात सच होती दिखाई दे रही है मुझे। पिछले 15 दिन से मेरा स्पोर्ट्स और बॉक्सिंग प्रैक्टिस पूरी छुट्टी हुई है। कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, कोई फिटनेस रूटीन नहीं चल रहा, कोई डाइट फॉलो नहीं हो रही, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तुमने मेरी जिंदगी में क्या कदम रखा, सब कुछ जैसे बदल गया, और अब मुझे लगता है कि जिंदगी भी बदल जाएगी। मुझे भी पापा की तरह 10 से 5 की कोई नौकरी करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा भरण पोषण कर सकूं, ताकि परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं, और इन सब के बीच मेरी बॉक्सिंग तो कहीं रह ही नहीं जाएगी। मेरा देश के लिए खेलने का सपना बेकार हो जाएगा, मेरा देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का सपना चूर चूर हो जाएगा, और अब तो शायद मैं कुशल सर से आंखों भी नहीं मिला पाऊंगा। कितना समझाया था उन्होंने, और कितना जोश में आकर मैं कहता था कि जो वह कह रहे हैं वही होगा। मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। उनका जो सम्मान खोया है वह सम्मान वापस लेकर आऊंगा। जो काम उनसे अधूरा छूट गया, वह नहीं कर पाए, वह अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। पर नहीं, अब कुछ भी शायद नहीं हो पाएगा, अबीर ने खुद से ही कहा, और फिर ध्यान सड़क पर लगा दिया, क्योंकि मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। जितनी बार निमृत के बारे में सोचता उतना ही उसे लगता है कि वह अपने बॉक्सिंग से दूर जा रहा है, और इन सब का जिम्मेदार जाने अनजाने वह निमृत को ही मान रहा था। कुछ घंटे के बाद गाड़ी उत्तर प्रदेश के उस शहर में प्रवेश कर चुकी थी जो कि त्रिपाठी और अबीर का था। गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो तुरंत ही गिरिजा, समीर और अम्मा बाहर आ गई। त्रिपाठी ने उन्हें पहले ही खबर कर दी थी कि बहू को लेकर आ रहे हैं। उन दोनों ने दरवाजे पर ही निमृत और अबीर तिलक किया, आरती की, और फिर दोनों का गृह प्रवेश कराया। कुछ 1-2 और रस्में गिरजा ने कराई। उसके बाद त्रिपाठी ने समीर की तरफ देखा। समीर बेटा, निम्मी और सिम्मी का सामान, वो जो खाली कमरा है न, उसमें रख दो, ये दोनों वही रहेंगी। त्रिपाठी बोले तो गिरिजा और अम्मा ने एक दूजे को देखा।
भैया निमृत को ऊपर अबीर के कमरे में ठहरा देते हैं और सिम्मी को अम्मा के साथ। गिरिजा ने तुरंत कहा, नहीं अभी निमृत और सिमरन साथ रहेंगी। त्रिपाठी बोले। निम्मी सिमरन के साथ समीर के बताए रूम में चली गई आराम करने और अपना सामान जमाने। त्रिपाठी जी अम्मा और गिरजा के पास आकर बैठ गए। बहुत अच्छा हुआ भैया जो आपने अबीर का रिश्ता कर दिया। इस लड़की की कुंडली भी तो बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रही थी हमारे अबीर की कुंडली के साथ। और अब आप देखना सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अभी अबीर का भाग्य बदल जाएगा और साथ ही साथ वह अपनी बॉक्सिंग में भी जरूर अपना नाम करेगा। गिरजा बोली, हाँ बेटा, और फिर घर की चिंता भी अब खत्म हो जाएगी। निमृत सब संभाल लेगी। एक बहू ही घर को अच्छे से संभालती है। अब तक रेखा संभालती आई थी और अब निमृत संभाल लेगी। नहीं अम्मा, निमृत की अभी उम्र नहीं है घर संभालने की। घर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मैंने सोच लिया है कि निमृत का यहीं पर एक कोचिंग में एडमिशन कर दूंगा ताकि वह अपने मेडिकल की तैयारी कर सके। उसके सपनों को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुधाकर का सपना था कि निमृत डॉक्टर बने और निमृत नीट की तैयारी कर रही है। उसको अभी तैयारी करने दो। घर गृहस्थी तो जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। त्रिपाठी बोले और उठकर अपने कमरे में चले गए। गिरजा और अम्मा ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कई सारी बातें तय कर ली। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।